कैसे हैं भाई आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अपने घरों में रह करके अच्छे से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यूअसली एंजॉय कर रहे होंगे। मैं तो हमेशा यही चाहता हूं कि आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। हाँ, इतना ज़रूर है कि अस्त व्यस्त ना रहें, ठीक है ना जी। तो ठीक है बच्चों, मैं संतोष पांडे CLC सीकर से आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज हम लोग बातों को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग कुछ और एविडेंसेस को पढ़ेंगे उसी पहले एविडेंस में ही। जो फर्स्ट एविडेंस अब तक हमारा चल रहा है, क्या? एविडेंसेस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। उसी में पहला हम लोगों ने पढ़ा समजातता से प्रमाण, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा समरूपता से प्रमाण और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा अवशेषी अंगों से प्रमाण। और अब नेक्स्ट चौथा हम लोग देखेंगे, इसमें ध्यान दें, संयोजक कड़ियों से प्रमाण। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फोर्थ एविडेंस हम लोग देखने जा रहे हैं, संयोजक कड़ियों से विकास के प्रमाण। अर्थात एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक्स। अब कनेक्टिंग लिंक्स या इसी को कहते हैं इंटरग्रेडिंग स्पीसीज। इस तरह से हम लोग देख पाएंगे इन चीज़ों को। तो यहाँ पर आराम से हम लोग इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि अब देखेंगे कि संयोजक कड़ियों से प्रमाण या एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक या इंटरग्रेडिंग स्पीसीज। सवाल उठता है कि संयोजक कड़ी किसको कहते हैं। तो आप ध्यान दें, आप जानते हैं कि लाखों जातियाँ पाई जाती हैं जंतुओं की प्रकृति में और इन जातियों को समानता एवं असमानता के आधार पर अलग अलग जंतु समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन कुछ जातियां ऐसी भी होती हैं जिनमें दो निकट जंतु समूहों के लक्षण पाए जाते हैं, दो आसपास के जंतु समूहों के लक्षण पाए जाते हैं। अतः इनको वर्गीकृत करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है इस बात के लिए कि इनको किसी एक समूह में रखा जाए या उसके पास वाले किसी दूसरे समूह में रखा जाए। तो ऐसी जातियां जिनमें दो निकट जंतु समूहों के लक्षण एक साथ उपस्थित होते हैं उन्हें संयोजक कड़ियां कहते हैं, इन दोनों जंतु समूहों के बीच। फिर भी इन दोनों को अब बीच में नहीं रखेंगे, वर्गीकरण में इन दोनों को किसी दोनों में से एक जंतु समूह में रखा जाएगा। क्लियर है ना? लेकिन फिर भी दो जंतु समूहों के लक्षण एक साथ होने के कारण ऐसी जातियों को संयोजक कड़ियां कहते हैं या कनेक्टिंग लिंक्स कहते हैं या इंटरग्रेडिंग स्पीसीज कहते हैं। तो आइए यहां पर देखेंगे सबसे पहले संयोजक कड़ी। या कनेक्टिंग लिंक। तो बहुत सिंपली ब्रीफली हम लोग यहां पर बात करेंगे कि कोई ऐसी जात ऐसी जाति जिसमें दो निकट जंतु समूहों के लक्षण उपस्थित हों।
इस तरह से ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसी जात जिसमें दो निकट जंतु समूहों के लक्षण उपस्थित हों उसे संयोजक कड़ी कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कड़ी से क्या विकास कैसे प्रमाणित होता है, तो इनसे निम्न जंतु समूह से उच्च जंतु समूह के विकास का पता चलता है। तो आप कहेंगे इनसे संबंधित निम्न जंतु समूह से उच्च जंतु समूह के विकास का पता चलता है। जी हाँ, इस तरह से निम्न जंतु समूह से उच्च जंतु समूह के विकास का पता चलता है। ये बात हो गई यहाँ पर हम लोगों के कनेक्टिंग लिंक की। अब सवाल ये उठता है कि आइए देखते हैं कि संयोजक कड़ी तथा और यहां पर बात करेंगे संबंधित जंतु समूह। जी हाँ, यहां पर हम लोगों को देखना होगा। अब यहां पर चीजों को कुछ इस तरह से देखेंगे, या संबंधित जीव समूह भी हम लोग कह सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे क्या, सबसे पहले हम देखेंगे वायरस। अब वायरस किसके बीच की संयोजक कड़ी है, तो आप लिखेंगे निर्जीव व सजीव। बस हम इतना लिख दें, या आगे ये भी लिख सकते हैं कि बीच संयोजक कड़ी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद में एक दूसरा हम लोग देखें एग्जाम्पल, तो दूसरा एग्जाम्पल है, यहां पर देखेंगे यूग्लिना। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, यूग्लिना। अब यूग्लिना की बात करेंगे तो किसके बीच है, तो आप कहेंगे पादप व जंतु के बीच संयोजक कड़ी, इस तरह से। अब इसमें आप देखेंगे, यहां हम देखें कि इसके जो पादप लक्षण हैं, जी हाँ, और इसके जंतु लक्षण हैं। इसमें बात करेंगे तो पादप लक्षण और जंतु लक्षण की अगर हम चर्चा करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसको दिखा सकते हैं कि जैसे यहां पर देखेंगे, एक तो स्टार्च, क्या इनमें स्टार्च के रूप में संचित भोज्य पदार्थ होता है। दूसरा आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस, आप ध्यान दें, फोटोसिंथेसिस भी करता है। और जंतु लक्षण इसके क्या हैं, तो जंतु लक्षण के लिए आप लिखेंगे लोकोमोशन। तो यहां पर आपको कहना होगा जी कि लोकोमोशन, देख रहे हैं ना। और लोकोमोशन के अलावा एक और चीज है, यहां पर देखेंगे आई स्पॉट, अर्थात इसको कहते हैं जी नेत्र बिंदु। नेत्र बिंदु,
तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि ये जंतु के लक्षण हो जाएंगे यूग्लिना में। साथ ही यहाँ पर एक और चीज देखें हम लोग, क्या, प्रोटीरोस्पोंजिया। प्रोटीरोस्पोंजिया, जी हाँ। अब ये क्या होता है, इसके लिए आप देखिए, तो इसके लिए आप कहेंगे एक संघीय क्वानो फ्लैजिलेट, संघीय क्वानो फ्लैजिलेट प्रोटोजोवन। जी हाँ। अब सवाल उठता है कि क्यों भाई इसे संघीय क्वानोफ्लैजिलेट अर्थात कॉलोनियल क्वानोफ्लैजिलेट प्रोटोजोवन क्यों कहा जा रहा है? तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सिंपली आप देखिए, जरा इसको पहचानिए आप। सिंपली अगर मैं बात करूं कि एक स्ट्रक्चर ऐसे है और यहाँ मैं एक रचना बना रहा हूं, आप इसे पहचानिए। ये देखिए, बताइए कि ये क्या बना हुआ है, ये कौन सा रचना यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं। इस चीज को पहचानने की कोशिश करिए आप, तो आपको याद आ गया होगा कि स्पंजों में पाई जाने वाली क्वानोसाइट है। ये क्या है? स्पंजों में पाई जाने वाली क्वानोसाइट है। तो ऐसी ही क्वानोसाइट जैसी रचना के रूप में एक प्रोटोजोवन जीवधारी होते हैं। ये इस तरह से देखिए, एक कोशिकीय है ये, लेकिन यह अकेले नहीं रहता बल्कि ग्रुप में रहता है, समूह में रहता है, इसीलिए इसे संघीय कहते हैं। और क्वानोसाइट के जैसा है, इसीलिए इसको क्वानोफ्लैजिलेट भी बोलते हैं। तो आप देखिए, स्पंजों की क्वानोसाइट के जैसी संरचना वाला ये जीवधारी, तो यहां पर आप देखेंगे इस तरह से आप देखेंगे ये एक कोश की जीवधारी हैं जो कि सामूहिक रूप से रहते हैं, इसलिए इन्हें कॉलोनियल कहते हैं। और ये है क्या? ये प्रोटोजोवन है। लेकिन जरा देखिए कि ऐसी ही जीवधारियों से शायद पोरीफेरन का विकास हुआ है, इसीलिए इनको प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच में रखते हैं। तो आप लिखेंगे सिंपली प्रोटोजोआ व पोरीफेरा के बीच संयोजक कड़ी। इस तरह से आपने देख लिया इसको। फिर इसी के साथ साथ हम लोग और देखेंगे, यहां पर देखेंगे पेरीपेटस। जी हाँ, पेरीपेटस ये क्या है? एक आर्थ्रोपोड। जी हाँ, एक आर्थ्रोपोड है वैसे, लेकिन हम बात करेंगे कि ये माना जाता है किसके बीच, तो आप कहेंगे एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा के बीच। जी हाँ, आर्थ्रोपोडा के बीच संयोजक कड़ी। इस तरह से आप दिखा लेंगे इसको। साथ में यहां पर एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, आप देखिए नियोपिलाइना। जी हाँ, नियोपिलाइना की बात करें तो नियोपिलाइना एक आरंभिक मोलस्क है। तो इसको आप लिखेंगे एक मोलस्क। अब मोलस्क है ये, तो इसके ये है, आप देखिए कि एनेलिडा व मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी।
इस तरह से आप देख पाएंगे इनको। फिर इसी के साथ साथ हम आगे भी देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग देखें कि हेमिकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट्स में एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं क्या, बेलेनोग्लॉसस को। तो ये किसके बीच हो जाएंगे, तो आप लिखेंगे नॉन कॉर्डेटा व कॉर्डेटा के बीच संयोजक कड़ी। इस तरह से नॉन कॉर्डेटा व कॉर्डेटा के बीच संयोजक कड़ी की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। फिर इसी के साथ साथ हम लोग देखें कि एक और कहानी हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें देखें हेमिकॉर्डेट्स की बात करेंगे तो हेमिकॉर्डेट के बाद में क्या आ जाएगा, तो एक और कंडीशन आती है कि पेट्रोमाइजॉन के एक लार्वा की बात की जाती है। किसकी, पेट्रोमाइजॉन के लार्वा की बात। याद करिए कि पेट्रोमाइजॉन के लार्वा को क्या कहते हैं, याद आया, नहीं याद आया, तो आप देखेंगे एमोसोइट। एमोसीट लार्वा। तो आप देखेंगे, अर्थात यहां हम ऐसे दिखा सकते हैं कि पेट्रोमाइजॉन का एमोसीट लार्वा। तो ये आप देखेंगे ये हो जाएगा सिफेलोकॉर्डेटा व वर्टिब्रेटा के बीच संयोजक कड़ी। तो ये कहानी हो जाएगी पेट्रोमाइजॉन के एमोसोइट लार्वा के लिए। इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे फुफ्फुस मछलियां। या हम एक कुछ और एग्जांपल्स ऊपर से ले लेते हैं, ठीक है ना, फिर बात करेंगे आगे। जी हाँ, यहाँ पर आप देखिएगा कहानी आगे हम बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा या काइमेरा। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा कि काइमेरा, तो आप इसी को कहते हैं रेड फिश या किंग ऑफ हेरिंग्स। तो किंग ऑफ हेरिंग्स कहते हैं या रेड फिश कहते हैं या इसे काइमेरा कहते हैं। और ये है, आप ध्यान दीजिए कि ये है ए कार्टिलेज फिश। लेकिन अगर हम देखें तो कि इसमें कार्टिलेज मछली और अस्थिल मछली दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे उपास्थिल व अस्थिल मछलियों के बीच संयोजक कड़ी, ये हो जाएगा। और इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे फुफ्फुस मछलियों को। जी हाँ, फुफ्फुस मछलियाँ या हम इन्हें कहते हैं लंग फिशेज। तो लंग फिशेज की बात करेंगे ना, तो ये मछलियों व उभयचरों के बीच की संयोजक कड़ी होंगी।
यहाँ आप देखिए मछलियों व उभयचरों के बीच संयोजक कड़ी। इस तरह से इन दोनों चीज़ों को देख सकते हैं आप। ये कहानियाँ ओके। अब इसके बाद में लंग फिशेस के बाद हम लंग फिशेज में देखिए, जैसे बाकी कैरेक्टर तो फिशेस के जैसे पाए जाते हैं, लेकिन उभयचरों की तरह इनमें त्रिकोष्ठकीय हृदय पाया जाता है, ट्राई चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। इसीलिए इनको मछलियों व उभयचरों के बीच की संयोजक कड़ियाँ कहते हैं, तथा यह वायु से भी श्वास ले पाने में सक्षम होती हैं, इसलिए इन्हें मछलियों व उभयचरों के बीच की संयोजक कड़ी मानते हैं। इनके 3 अलग अलग जीनस आपको पढ़ने होते हैं। तीनों के नाम मैं आगे के टॉपिक में बताऊंगा। ओके, जब आगे मैं डिस्कस करूंगा तो इनके नाम बताऊंगा। अब फुफ्फुस मछलियों के बाद में हम लोग और चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पर आइए समझने की कोशिश करते हैं। एक और जीवधारी है आगे चल करके, आर्कियोप्टेरिक्स। इस तरह से आप ध्यान देंगे, आर्कियोप्टेरिक्स, आर्किया मीन्स होता है प्राचीन और टेरॉन मीन्स होता है विंग्स। तो प्राचीन विंग वाला जीवधारी, अर्थात यहां पर ध्यान देंगे, सिंपली इसको हम कहेंगे कि जुरैसिक कल्प का एक पक्षी। ये था क्या? था तो बर्ड ही, लेकिन इसमें बर्ड के साथ साथ कई लक्षण सरीसृपों के भी पाए जाते थे। तो सरीसृपों की तरह से इसमें लंबी सी पूंछ थी, मैं अभी लिखवा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको आप कहेंगे कि सरीसृप व पक्षी के बीच का संयोजक कड़ी। इस तरह से अब सरीसृपीय लक्षण और पक्षीय लक्षण इसके दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसमें लिखेंगे सरीसृप लक्षण, और इसी के साथ साथ आप देखेंगे पक्षीय लक्षण। ये दोनों चीज हम लोगों को देखना होगा। तो इसमें सरीसृप के कौन कौन से लक्षण थे? तो यहां पर आप कहेंगे लंबी व मुक्त कशेरुकाओं से युक्त पूंछ, अर्थात लंबी सी पूंछ पाई जाती थी और उस पूंछ में कशेरुकाएं आपस में समेकित नहीं थी। जैसे बर्ड्स में जो छोटी सी टेल होती है, उस टेल में कशेरुकाएं आपस में समेकित होती हैं, आपस में फ्यूज होती हैं, और फ्यूज होकर के एक अकेली बोन बनाती हैं बर्ड्स में। उस बोन का नाम है पाइगोस्टाइल। जबकि इनमें जो पुच्छ कशेरुकाएं थी, वो कशेरुकाएं आपस में फ्यूज नहीं थी, बल्कि एक दूसरे से अलग थी। तो इसीलिए लंबी पूंछ थी, मुक्त कशेरुकाओं से युक्त, ऐसा सरीसृपों में होता है। फिर दूसरा लक्षण यहां पर आप देखेंगे, जबड़ों में दांत उपस्थित। या इनके जबड़ों में क्या उपस्थित थे जी? दांत उपस्थित थे। फिर इसी के साथ साथ आगे और देखेंगे, यहां पर देखेंगे उरोस्थी
कम विकसित, यहाँ उरोस्थि का अर्थ होता है स्टर्नम बोन, और स्टर्नम बोन इनमें कम विकसित थी, जबकि बर्ड्स में स्टर्नम बहुत अधिक विकसित होती है। तो एक और लक्षण यहाँ पर हम लोग देखेंगे, क्या उसको हम लोग देखें कि पंखों या अग्रपादों पर पंजे उपस्थित, अग्रपादों पर नुकीले पंजे उपस्थित थे, अर्थात क्लॉ उपस्थित थे। जैसे पक्षियों में, या कह लीजिए कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप होते हैं, उनके अग्रपाद में नुकीले पंजे पाए जाते हैं, अंगुलियों में नुकीले एक्जोस्केलेटल क्लॉ पाए जाते हैं। तो ये नुकीले पंजे इनके अग्रपादों पर उपस्थित थे, जो कि एक सरीसृपीय लक्षण था। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पक्षीय लक्षण की। तो पक्षीय लक्षण की बात करेंगे इसमें, तो इसमें पक्षियों के क्या लक्षण थे जी? तो पहला बात आप देखेंगे पिच या फेदर्स, पंख, पश्चपादों का पक्षियों के जैसा होना। अब इनके पक्षपात पक्षी जैसे नहीं थे, बल्कि पक्षी के पश्चपादों के जैसे थे, समझ रहे हैं ना? तो अर्थ का अनर्थ नहीं निकालना है, यहाँ पर थोड़ा सा बचना है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप देखेंगे कि पश्चपादों का पक्षियों के जैसा होना, अर्थात पक्षियों के पश्चपादों जैसा होना। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे उड़ने की क्षमता, अग्रपादों का पंखों में रूपांतरण। तो ये कहानी हो गई। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, देखिए बच्चों, इतनी बातें तो हम लोगों ने कर लिया, और इतनी बातें कर लेने के साथ ही एक चीज और मैं आपको बताऊं कि आर्कियोप्टेरिक्स एक संयोजक कड़ी है, किसके बीच में? सरीसृप व पक्षी के बीच की। लेकिन क्या यह आर्कियोप्टेरिक्स आज पाया जाता है या विलुप्त हो गया है? तो आप कहेंगे सर अब तो विलुप्त हो चुका है। तो जो संयोजक कड़ी विलुप्त हो चुका होता है उसे विलुप्त कड़ी कहा जाता है। क्या कहते हैं? विलुप्त कड़ी कहा जाता है। तो यह एक विलुप्त कड़ी अर्थात मिसिंग लिंक है। अब आप ध्यान दीजिए कि यह एक विलुप्त कड़ी है, अर्थात यह एक मिसिंग लिंक है। तो यहां पर आप देखिए विलुप्त कड़ी अर्थात क्या? तो आप कहेंगे अर्थात विलुप्त संयोजक कड़ी। इतनी बात आपको यहां पर देखनी है। विलुप्त हो गई संयोजक कड़ी है। कैसी संयोजक कड़ी है जी? विलुप्त हो गई संयोजक कड़ी है ये। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर आप लोगों ने इसको समझ लिया है अच्छे से। तो आप ध्यान दें कि जो विलुप्त कड़ी है वो संयोजक कड़ी तो होगा ही होगा, लेकिन जो संयोजक कड़ी है, जैसे देखिए ये काइमेरा,
क्या इसको विलुप्त कड़ी मानेंगे? ये अभी पाई जाती है, इसीलिए इसको विलुप्त कड़ी नहीं कर सकते। अर्थात एक विलुप्त कड़ी हमेशा एक संयोजक कड़ी होगी, लेकिन एक संयोजक कड़ी विलुप्त कड़ी हो भी सकती है और नहीं भी। तो इस तरह से आप इन चीजों को समझें। और एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको और बताऊंगा, उसके बाद में टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूंगा। तो लास्ट एग्जांपल में यहां पर हम लोग देखें कि क्या है, तो आप कहेंगे प्रोटोथीरियंस। प्रोटोथीरियंस। अब सवाल उठता है कि ये प्रोटोथीरियंस क्या है भाई? तो आप सीधे कहेंगे इनको क्या? अंडज स्तनी, अर्थात अंडे देने वाले स्तनधारी। ऐसे स्तनधारी जो अंडे देते हैं तथा उनके शरीर के, मादा के शरीर के बाहर अंडों के भीतर, कवच युक्त अंडों के भीतर भ्रूण का विकास होता है। तो ये हो जाएंगे। अब ये किसके बीच के? तो आप कहेंगे सरीसृप व स्तनी के बीच संयोजक कड़ी। अब इनमें भी हमें एक दो रेप्टिलियन कैरेक्टर लिखना होगा और एक दो मैमेलियन कैरेक्टर लिखना होगा। तो आप देखेंगे सरीसृपीय लक्षण। अब सरीसृप के जैसा लक्षण इनमें क्या था? तो सिंपली आप कहेंगे अंडजता, अर्थात ओविपेरिटी। इसी के साथ साथ आप देखेंगे दीर्घपीतकी व कवची अंडे। कवची अंडे अर्थात क्लिडोइक एग्स पाए जाएंगे, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे क्लोका। ये कुछ आप ध्यान दें। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कर्णपल्लव अनुपस्थित। तो ये कहानी पाई जाएगी इस तरह से। अब सवाल उठता है कि इनमें जो स्तनीय लक्षण हैं उनकी बात थोड़ी सी हम लोग कर लें। तो यहां पर आप देखेंगे स्तनीय लक्षण। तो स्तनधारियों के जो लक्षण हैं वो क्या होगा? तो इसमें आप देखेंगे स्तन ग्रंथियां, शरीर, रोम, डायफ्राम, इस तरह से। और यहां पर आप देख पाएंगे और भी लक्षण है, लेकिन इससे अधिक आपको अभी यहां पर आवश्यक नहीं है। तो ये बात हो गई संयोजक कड़ियों की। और संयोजक कड़ी के साथ साथ ध्यान दें, जिन संयोजक कड़ियों में मैंने लक्षण लिखा है दो अलग अलग जंतु समूहों के, वे लक्षण आप अवश्य याद रखेंगे। उसको आप याद रखें, इसी अपेक्षा के साथ आपको बताया गया है। क्लियर है ना? तो इस तरह से हम लोग देख पाएंगे ये संयोजक कड़ी से संबंधित जो बातें थी उनकी। ठीक है। अब आइए एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इसी में फोर्थ के बाद में अब फिफ्थ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लेंगे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस से रिलेटेड। आइए समझने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, अब हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं बच्चों, ये फिफ्थ एविडेंस होगा और ये मॉर्फोलॉजिकल
या एनाटॉमिकल एविडेंस में लास्ट एविडेंस होगा ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बात करेंगे यहाँ पर पूर्वजता या पुनरावर्तन से प्रमाण। अब आपको ये देखना होगा बच्चों कि पूर्वजता या पुनरावर्तन से क्या प्रमाण मिलते हैं, या इसे इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम इसको कहेंगे एविडेंसेस फ्रॉम एटाविज्म और रिवर्शन। तो ये कहानी हो जाएगी एटाविज्म और रिवर्सन से रिलेटेड, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ हम लोग देखें, इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। तो समझिए इसको, पूर्वजता या पुनरावर्तन क्या है। तो सिंपली आप देखेंगे मीन्स एटाविज्म या पुनरावर्तन अर्थात रिवर्सन। तो इसमें हम लोग एक चीज देखेंगे, एक कहानी देखेंगे, समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन होती है कि जब हम लोगों के शरीर में अचानक कोई ऐसा लक्षण उत्पन्न हो जाए जो सामान्य रूप से मनुष्य में न पाया जाता हो, बल्कि किसी पूर्वज में पाया जाता हो या किसी पूर्वजीय जीवधारी में पाया जाता हो, तब ऐसे लक्षण के अचानक प्रकट हो जाने को पूर्वजता कहते हैं या पुनरावर्तन कहते हैं। और इस तरह के लक्षण को पूर्वजीय लक्षण या पूर्वजीय लक्षण कहते हैं, ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो या पुनरावर्तित लक्षण भी आप कह सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करूं कि अगर किसी मनुष्य में कोई ऐसा लक्षण उत्पन्न हो जाए जो सामान्य रूप से मनुष्यों का लक्षण न हो, बल्कि किसी पूर्वजीय जीवधारी में पाया जाता हो, तो ऐसे लक्षण को पूर्वजीय लक्षण या पुनरावर्तित लक्षण कहेंगे। और ऐसे लक्षणों के प्रकट होने की प्रक्रिया को पूर्वजता या पुनरावर्तन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो सिंपली आप देखेंगे किसी व्यक्ति में अचानक ऐसे लक्षणों का प्रकट या अचानक पूर्वजीय लक्षणों का, या सिंपली हम लिखेंगे ऐसे लक्षणों का प्रकट होना ऐसे लक्षणों का प्रकट होना जो सामान्य मनुष्यों में ना होकर किसमें पाए जाते हों जी, किसी पूर्वजीय जीवधारी में पाए जाते हों। किसी पूर्वजीय लक्षण में पाए जाते हों, पूर्वजता या पुनरावर्तन
कहलाता है। तथा ऐसे लक्षण को कौन सा लक्षण कहते हैं जी? पूर्वजीय लक्षण। पूर्वजीय लक्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटाविस्टिक कैरेक्टर्स। एटाविस्टिक कैरेक्टर्स कहते हैं। जैसे, अब जी हाँ, अब सवाल उठता है ना कि जैसे, अब पूर्वजीय लक्षण कौन कौन से हैं? पूर्वजीय लक्षण के एग्जाम्पल्स की बात हम लोग कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, पूर्वजीय लक्षण के एग्जाम्पल्स आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पर देखिए, कुछ नवजात शिशुओं में छोटी सी मांसल पूंछ का पाया जाना। जी हाँ, छोटी सी मांसल पूंछ का पाया जाना। ये अब दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे, आप में से कुछ लोगों में अपने कर्णपल्लों को थोड़ा सा हिला पाने की क्षमता होती है। तो ये भी हम सामान्य मनुष्यों का लक्षण नहीं है, ये भी पूर्वजीय लक्षण है। जैसे बंदर वगैरह होते हैं ना, तो थोड़ा सा अपने ईयर पिना को मूव करवा पाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे। दूसरा, कुछ लोगों में कर्णपल्लों की पेशियों का आंशिक रूप से सक्रिय होना। आंशिक रूप से सक्रिय होना, ये कहानी होगी। फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे कुछ और चीजें। तो यहां पर आप देखेंगे तीसरे नंबर पर बच्चों, यहां पर आप कंसीडर कर सकते हैं। और क्या लक्षण मैं बताऊं, और आप देखिए कि कुछ व्यक्तियों के ये जो कैनाइन दांत होते हैं, यहाँ के रदनक दांत कॉर्नर के अधिक नुकीले एवं लंबे होना। तो इसमें आप लिखेंगे कुछ लोगों में रदनक अर्थात कैनाइन दांतों का अधिक लंबा व नुकीला होना। इस तरह से ये भी सामान्य व्यक्तियों का लक्षण नहीं है, बल्कि कुछ लोगों में पाया जाता है। और यह मुख्यतः देखा जाए, जैसे बंदरों वगैरह में आप देखेंगे तो रदनक दांत अधिक लंबे होते हैं, या मांसाहारियों में देखेंगे तो कैनाइन टीथ अधिक लंबे होते हैं। तो उनमें आप देखेंगे कि ये कहानी होती है। फिर इसी के साथ साथ आप देख पाएंगे आगे की कंडीशन को। यहां पर देखेंगे लायन बेबी। जी हाँ, लायन बेबी अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे कभी कभी ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं जिनके शरीर पर लंबे एवं घने बाल पाए जाते हैं, अर्थात जिनका पूरा शरीर
इस तरह से लंबे और घने बालों के द्वारा ढका होता है जैसे कि चिंपैंजी और गोरिल्ला वगैरह में होता है। तो आप देखेंगे लंबे व घने बालों से युक्त व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बाल घने हों और लंबे हों, इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये कहानी पाई जा रही है। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ध्यान दें कि अब ये व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि लायन बेबी लिखा हुआ है तो एक बच्चा है, बच्चा नहीं है, ये पूरा वयस्क व्यक्ति होगा जिसका पूरा शरीर ढका होता है लंबे एवं घने बालों के द्वारा, इस तरह से जैसे गोरिल्ला और चिंपैंजी वगैरह में पाया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे एक और एग्जाम्पल की बात हम लोग कर लेते हैं। आप देखेंगे कुछ व्यक्तियों में, जैसे हम लोगों में सामान्य लक्षणों के रूप में जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं उनसे संबंधित एक जोड़ी निपल्स वक्षीय भाग में पाए जाते हैं। हमारे वक्षीय भाग में एक जोड़ी निपल्स पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी पूर्वजीय लक्षण के रूप में कुछ व्यक्तियों में उदरीय भाग में, इन वक्षीय भाग में नहीं बल्कि उदरीय भाग में अतिरिक्त जोड़े पाए जाते हैं निपल्स के। तो आप देखेंगे तो लिखेंगे कुछ व्यक्तियों में किसके एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पेयर्स की बात हो रही है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पेयर्स ऑफ निपल्स। तो आप देखेंगे निप्पल या के अतिरिक्त उदरीय युग्मों का पाया जाना। तो ये कहानी होगी। और इसी के साथ साथ आपको मैं बताऊं कि सर्वाइकल फिस्टुला भी एक ऐसा ही लक्षण होता है। अब आप कहेंगे सर्वाइकल फिस्टुला क्या? तो कुछ व्यक्तियों में यहाँ कर्णपल्लवों के ठीक पीछे यहाँ पर नेक रीजन में, गर्दन में एक छोटा सा गड्ढा पाया जाता है, और ये गड्ढा जो गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, क्लोम दरारें होती हैं भ्रूणावस्था में, उनका बचा हुआ अवशेष होता है, जो कि हमारे सामान्य लोगों में नहीं पाया जाता, बस कुछ पूर्वजीय जीवधारियों में उपस्थित हो सकता है। तो ये पूर्वजीय लक्षण ये भी है, तो इसको भी इस कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में मैं आपको लिख देता हूँ कि सर्वाइकल फिस्टुला, आप ध्यान दीजिए, सर्वाइकल फिस्टुला की बात हो रही है ना, अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे सिंपली लिखेंगे क्लोम दरारों का अवशेष, जो बताइए सभी में या कुछ व्यक्तियों में? तो आप कहेंगे जो कुछ व्यक्तियों में होता है। कुछ व्यक्तियों में होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ हम लोग देखें क्या कहानी होगी, तो ये बातें यहाँ पर आसानी से आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बच्चों लगभग 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है, तो क्लास को यहाँ पर रोकते हैं आज। इसके आगे की कहानी हम लोग अगली क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है ना? तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपसे एक बार फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय CLC।